Hello students, welcome to my channel Learn English with Aditya. As you can see, we are again here with a new chapter that is from the diary of Anne Frank. In class 10th from the book First Flight, this is the fourth chapter. First Flight book से ये चौथा चैप्टर है जिसकी हम आज समराइज उसके की पॉइंट्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट. दिस लेसन इज अबाउट एने फ्रैंक. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लेसन का बैकग्राउंड क्या है. ये जो लेसन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक वॉर है उसको ये दिखा रहा है. एक्चुअल में ये स्टोरी बताई जाती है कि जिस समय हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, आपको पता होगा हिटलर की नाजी पार्टी थी, नाजी नाम से एक पार्टी थी जिसको हिटलर सपोर्ट करता था बहुत. तो जो नाजीज थे वो हेट करते थे किससे? ज्यू से, है ना. ज्यू मीन्स यहूदी होता है, ये एक धर्म होता है. तो जो नाजीज थे वो ज्यू से हेट करते थे. तो जो एने फ्रैंक थी वो भी एक ज्यू थी और एने फ्रैंक बेसिकली रहने वाली थी हॉलैंड की, है ना. हॉलैंड जिसको हम नीदरलैंड भी बोलते हैं, नीदरलैंड भी बोलते हैं. तो एने फ्रैंक और उनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक. तो एने फ्रैंक और उनके फादर पूरी फैमिली उनकी हॉलैंड में रहती थी. तो हॉलैंड में उस टाइम ज्यू रहते थे. तो हिटलर ने नीदरलैंड पर अटैक कर दिया, नीदरलैंड पर आक्रमण कर दिया और नीदरलैंड के लोग कैसे भी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, शेल्टर लेने लगे. तो वहाँ पर इन लोगों को हॉलोकास्ट विक्टिम्स कहा गया, यानी हिटलर की जो स्ट्रेटेजी से जो परेशान हो रहे थे उनको हॉलोकास्ट विक्टिम कहा गया. तो ये जो एने फ्रैंक थी इनकी जो फैमिली थी वो हॉलोकास्ट विक्टिम थी. और एने फ्रैंक को 1920 यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर एने फ्रैंक को उनके फादर को हिडन रहना पड़ा, दिखा हुआ है देखिए. इनक्रीज फैमिली वेंट इनटू हिडन इन जुलाई 1942. हिडन रूम्स हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग आफ्टर 2 years ऑफ हाइडिंग. यानी 2 years तक ये हाइड रही थी. कहाँ पर? ऑफिस बिल्डिंग में, ऑफिस बिल्डिंग में हाइड रही थी 2 years तक. और उसी दौरान इन्होंने अपनी डायरी लिखी थी. और चूंकि उसी दौरान वो बिल्डिंग में हाइड रही थी, अगर बाहर निकलते तो चूंकि ये लोग यहूदी थे तो इनको किल कर दिया था, मार दिया था. तो दैट इज वाई वो 2 years तक वहाँ छिपी रही. और इसी दौरान इनको डिसीज हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और उसी डिसीज की वजह से बाद में इनकी डेथ भी जाती है. तो ये जो लेसन है जो आप देख रहे हैं डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये एक नॉवेल है एक्चुअल में, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ओके, दिस इज अ नॉवेल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. इस नाम की एक नॉवेल है एने फ्रैंक की. तो उस नॉवेल से ही इस पार्ट को, इस स्टोरी को लिया गया है और वहीं से इसको सेपरेट किया गया है इस स्टोरी से. तो स्टार्टिंग में इसमें एने फ्रैंक की एक दिन का इंसिडेंट दिखाया गया है कि एक दिन में वो मतलब उनकी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट था एक दिन का. तो एने बोल रही हैं कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. डायरी क्या होता है? डायरी हमारा डे टू डे रिकॉर्ड होता है जो हम डेली लिखते हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है ना. आज हमने क्या समथिंग नया कुछ फील किया, तो ये सब चीज़ें डायरी में मेंशन की जाती हैं. लेकिन एने जो कि ओनली 13 years की थी, तो एने यहाँ पर क्वेश्चन करती है 13 years की लड़की क्यों डायरी लिखेगी? क्यों? क्योंकि 13 years इज अ टीन एज एंड इन टीन एज a girl or a boy they are full of enthusiasm, they are full of energy, they have their own circles, friend circles. Means the diary writing is an act of very seriousness, and in this age, in the teen age, no one likes to write a diary. इस एज पर कोई भी डायरी लिखना पसंद नहीं करेगा. 13 years की एज पर एने फ्रैंक बोलती हैं लेकिन मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. बोल रही हैं डायरी रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. डायरी लिखना किसी के लिए भी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो सकता है. क्यों? क्योंकि पहली बार ये लिख रही थी, 13 years की एज पर लिख रही थी. डायरी लिखती क्यों है? इसके वो 2-3 रीजन बताती हैं. पहला रीजन तो ये है कि इनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है. ठीक है, ट्रू फ्रेंड से मतलब समझ लीजिएगा, ट्रू फ्रेंड से मतलब होता है कोई ऐसा फ्रेंड जो कि आपके सीक्रेट्स को ओपन ना करे. ठीक है, इसलिए वो डायरी लिखना चाहती हैं. सेकेंड रीजन ये है कि उनके हार्ट में जो फीलिंग्स हैं, टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स. ओके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इनको एक्चुअल में ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं है, किसी पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है. पर्सन नो ट्रस्ट, है ना, किसी पर्सन पर इनको ट्रस्ट नहीं है. इसीलिए ये चाहती हैं कि वो एक डायरी लिखें और डायरी में सारी चीज़ें मेंशन कर दें. लेकिन फिर ये सोचती हैं अगर मैं डायरी लिखूंगी भी तो मेरी डायरी को पढ़ेगा कौन? क्यों? क्योंकि 13 years की लड़की की डायरी को कौन पढ़ना चाहेगा कि इसमें क्या इंटरेस्टेड होगा, कुछ इंटरेस्टेड नहीं होगा. फिर भी एने लिखती हैं. एक दिन बाहर बारिश हो रही होती है तो एने फ्रैंक बड़ा सैड फील कर रही होती हैं. तो वो सोचती हैं चलो आज डायरी लिखते हैं.
डायरी लिखने के बारे में स्टार्टिंग करती हैं तो बोलती हैं कि ऐसा नहीं है मेरे पास कोई फैमिली या मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरे पास लगभग 30% हैं अराउंड मी, मेरे चारों ओर लगभग 30% हैं जिन्हें कि मैं अपना फ्रेंड्स कह सकती हूँ। तो बोल रहे हैं इन 30% में लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं ट्रू फ्रेंड कहूँ, यानी फ्रेंड्स तो मेरे बहुत सारे हैं लेकिन ट्रू फ्रेंड जैसा कोई भी नहीं है। फिर यानी बोलती हैं कि इन ट्रू फ्रेंड्स में मैं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा हो जिसको मैं सब कुछ शेयर कर सकूं। एक वर्ड वो यूज करती हैं, बोलती हैं पेपर हैज मोर पेशेंस। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर हैज मोर पेशेंस, इसका मतलब है पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस में होता है धैर्य, यानी वो शांति रख सकता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पेपर कोई भी चीज़ रिवील नहीं करता है ना। रिवील होता है स्पष्ट कर देना, क्लियर कर देना, बता देना। पेपर तब तक कोई चीज़ नहीं बताएगा जब तक कि आप उसको ओपन ना करो। लेकिन पर्सन, ह्यूमंस, पीपल, उन पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो जरा सा आपका सपोज कीजिए कोई फ्रेंड है, आपने उसको अपने सीक्रेट्स बता रखे हैं, उससे आपका अगर लड़ाई होगी तो वो सारे सीक्रेट्स ओपन कर देगी। तो यहाँ पर यानी कहती हैं कि इसीलिए पेपर हैज़ मोर पेशेंस, मुझे पेपर पर ज़्यादा विश्वास है, पेपर ज़्यादा बेटर है देन प्यूपिल। आगे वो बोलती है, जब अपनी स्टार्ट करती हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड, तो बोलती हैं कि डायरी में सबसे पहले तो मैं फैमिली बैकग्राउंड स्टार्ट करना चाहूँगी। तो इसके बारे में बताती हैं कि फैमिली बैकग्राउंड में क्या है। कहती है अपने फादर के बारे में बताती है कि मेरे जो फादर हैं जिनका नाम मिस्टर ऑटो फ्रैंक था, उन्होंने मेरी मदर से मैरिज की जब वो खुद 36 के थे और मदर 25 की थी। यानी कि एनी की जो माँ थी वो 25 की थी, ठीक है, 25 की मदर थी, और इनके जो फादर थे उन फादर की एज थी 36, ठीक है। तो 36 की फादर की एज थी और 25 इनकी मदर की एज थी। तो इस एज पर इनकी शादी हुई। इसके बाद सबसे पहले इनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट, फैमिली का नाम ध्यान रखेंगे, मार्गरेट, इनकी सिस्टर का नाम मार्गरेट था। और जो सिस्टर थी वो एने से केवल 3 साल बड़ी थी, यानी से केवल 3 साल बड़ी थी। और इनका जो जन्म हुआ था, लिखा हुआ है वाज बॉर्न फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, एक जगह है जर्मनी में, वहां पर आई वॉज बॉर्न ऑन 2 जून 1929। देखो सिस्टर की बर्थ कब हुआ था 1926 में, और एने का बर्थ कब हुआ था, एने का हुआ था 1929 में, ठीक है। तो 6 ईयर्स ये यंगर थी। सो आई वॉज टेलिंग यू दैट एने फ्रैंक के जो फादर थे उनकी एज 36 थी, उनकी मदर की एज 25 थी, उनकी जो सिस्टर थी उनसे 3 ईयर्स एल्डर थी, इसका नाम मार्गरेट था। और एने फ्रैंक जिनकी जो 3 ईयर्स यंगर थी अपनी सिस्टर से, इनका बर्थ 1929 में हुआ था। एने और मार्गरेट दोनों को अपनी ग्रांड मदर से बहुत अटैचमेंट था, ग्रांड मदर से इनको बहुत लगाव था अपने, तो ग्रांड मदर को मिस करते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि इनके फादर और मदर माइग्रेट कर गए थे, ये लोग चले गए थे हॉलैंड में रहने के लिए, हॉलैंड इन दिसंबर। इसके बाद फिर एने फ्रैंक और इनकी जो सिस्टर थी वो इनकी दादी की यानी कि ग्रांड मदर के पास ही रही थी। तो वो बताते हैं कि जब दादी के पास रही तो दादी से ज़्यादा इनको लगा हो गया। इसके बाद कुछ सालों बाद जब एने फ्रैंक का बर्थडे हुआ, तो एने फ्रैंक के बर्थडे पर क्या हुआ कि दादी माँ बीमार पड़ गई 1941 में, और उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, मीन्स एने फ्रैंक का बर्थडे नहीं मन पाया था। इसके 1 साल बाद फिर जब एने फ्रैंक का दूसरा बर्थडे आया तो एक एक्स्ट्रा कैंडल, 1 एक्स्ट्रा कैंडल वाज लिट। इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। 1 एक्स्ट्रा कैंडल वाज लिट, एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई गई, किस लिए? फॉर ग्रांड मदर, ग्रांड मदर के लिए एक एक्स्ट्रा कैंडल लिट की गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रांड मदर की डेथ हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में सेलिब्रेशन in 1942 was intended to make for the other grandma's candle was lit along with the rest। जो बाकी कैंडल्स थी उनके साथ ग्रांड माँ की कैंडल भी जलाई गई। इसके बाद यानी आ जाती है प्रेजेंट डेट पर। ये प्रेजेंट डेट आपको याद रखना है। ये तो हो गया फैमिली का इंट्रोडक्शन। अब वो मेन स्टोरी स्टार्ट कर रही थी। मेन स्टोरी क्या है? तो मेन डेट है ये 20 जून 1942। ये अपनी क्लास का डिस्क्रिप्शन कर रही हैं, कह रही हैं कि आज हमारे रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। ये रिजल्ट अनाउंसिंग वाला डे था। तो अपने टीचर्स के बारे में बताती हैं कुछ कि इनके यहाँ एक टीचर थे मिस्टर कैसिंग। क्या नाम थे? मिस्टर कीसिंग, KEESING, ठीक है। मिस्टर कीसिंग थे और ये मैथ्स पढ़ाते थे और थोड़े से खड़ूस टाइप के थे, मीन्स थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के। और एने की हैबिट क्या थी? वो टॉकेटिव थी, टॉकेटिव थी यानी बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो एने की इस हैबिट को मिस्टर कीसिंग पसंद नहीं करते थे।
उस रोज क्या हो रहा था, उस रोज रिजल्ट अनाउंसिंग डे था। तो एनी कहती है कि पूरे क्लास में एकदम शोर शराबा मचा हुआ था। सारे लोगों के बीच में यही क्वेश्चन था कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, है ना। सबको ये लग रहा था कि कोई क्लास में आगे चला जाएगा कोई पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर दो पर्सन है, एक GN लड़की है और नरेटर है यानी कि NA है, उसकी फ्रेंड है GN। तो वो दोनों बात करते हैं कि दो बच्चे हैं वहां पर, CN और जैक्स, ठीक है, ये नाम है स्टूडेंट्स के। CN और जैक्स ने अपने पूरे जो हॉलीडेज थे उनकी, रिजल्ट अनाउंसिंग से पहले जो हॉलीडेज होते हैं, उन हॉलीडेज में उनके पास जो भी पॉकेट मनी थी वो सब वेस्ट कर दी। किस लिए? बैट लगाने में। क्या बैट लगाने में? हु विल पास और हु विल स्टे बैक, कौन पास हो जाएगा और कौन वहीं वापस रह जाएगा यानी फेल हो जाएगा। तो पूरे क्लास में इन दोनों यही क्वेश्चंस होते रहते थे, यू आर गोइंग टू पास, नहीं तुम पास हो जाओगे। दूसरा कहता था नो आई एम नॉट, कहता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरा कहता नहीं तुम निश्चित पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट। इस तरह के क्वेश्चंस चलते रहते थे। लेकिन एनी कह रही है अगर आप मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछो, यानी मुझसे पूछो कि कितने बच्चे पास हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, मीन्स 1/4 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वुड फेल। यानी कि ये कंडीशन थी क्लास की कि एक चौथाई बच्चे क्लास के फेल हो जाने चाहिए थे। लेकिन एने कहती है, यहां पर एक स्टेटमेंट आ रहा है, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, इस पर पूछा जाता है कि ऐसा एने क्यों कहती है। तो एने कहती है कि टीचर्स जो है ना वो धरती के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेबल, अनएक्सपेक्टेबल यानी जिसके बारे में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? पता नहीं टीचर किसको पास कर दें, पता नहीं किसको फेल कर दें। तो इस तरह से बोलती है कि टीचर्स आर द अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। यानी कह रही है कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मैथ्स में अपने आप को परेशान फील कर रही थी, क्योंकि अदर सब्जेक्ट तो मेरे अच्छे थे, मैथ्स थोड़ी सी वीक थी। इसके अलावा जो मिस्टर कैसिंग थे वो भी मुझे पसंद नहीं करते थे। अब वो एक इंसिडेंट बताती है कि मेरे यहाँ बोलती है कि 9 टीचर हैं स्कूल में और 7 मैन हैं और 2 वेमेन हैं। तो जो मिस्टर कैसिंग है वो ओल्ड फौजे हैं। फौजे क्या होता है? फौजे एक ब्रीड समझ लीजिएगा, एक पुराने ख्यालात वाला व्यक्ति, उसको हम फौजे बोलते हैं। तो जो फौजे टाइप के हैं, और वो क्या करते हैं, वो नरेटर एने की जो बात करने की हैबिट है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एने की बात करने की हैबिट को रोकने के लिए सबसे पहला उसको असाइनमेंट देते हैं। पहला असाइनमेंट होता है अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट डज चैटर बॉक्स मीन्स? चैटर बॉक्स मीन्स अ टॉकेटिव पर्सन, ठीक है, बातूनी व्यक्ति। तो एने चाहती थी कि मैं इस लेसन को पूरा तो करूं, लेकिन जैसे जल्दी जल्दी लिख के पूरा कर दूं, मीन्स लाइन छोड़कर लिख दूं और जैसे उन्होंने बोला है वैसा पूरा कर दूं। लेकिन फिर एने सोचती है नहीं, मैं ऐसा कुछ लिखूंगी इसमें कि मिस्टर कैसिंग को बिलीव हो जाए कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। तो एने उसमें रीजन क्या देती है? एने इसमें 2 रीजन देती हैं बात करने के, यानी क्यों बात करती हैं। पहला रीजन तो ये है कि वो जेनेटिक है। जेनेटिक मीन्स इनकी जो मदर हैं वो भी बहुत टारगेटिव हैं। और सेकंड रीजन ये है, ये स्टूडेंट की ट्रेट है। ये स्टूडेंट की एक ट्रेट है। ट्रेट मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि स्टूडेंट का ये गुण है, इसको बात करना चाहिए स्टूडेंट को। और पहला ये है कि जेनेटिक है। तो ये बोलते हैं एनी फ्रैंक उस लेटर में, उस अपना असाइनमेंट में लिखती हैं कि मेरी माँ बहुत बात करती हैं इसलिए मैं भी बहुत बात करती हूँ, और ये जेनेटिक है इसलिए इसका कुछ इलाज नहीं हो सकता है। तो मिस्टर कैसिंग पढ़ लेते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देते। कुछ दिन तक एनी बिल्कुल शांत रहती है, फिर वो बात करने लगती है। तो अब की बार मिस्टर कैसिंग फिर उसको दूसरा ऐसे देते हैं। इस बार देते हैं एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, ओके। इसका मतलब क्या होता है? इनकरेजिबल का मतलब होता है ए पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू करेक्ट, ओके, जो अपने आप को सही ना करे, बिल्कुल सुधारने वाला, ना सुधरने वाला। तो एने को वो देते हैं कि ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स। एने उस पर भी लिख कर दे देती है। इसके बाद थर्ड टाइम फिर एने बातचीत शुरू कर देती है। अब मिस्टर कैसिंग जो थे वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और इस बार वो टॉपिक चूज करते हैं क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये टॉपिक चूज करते हैं। ये क्यों चूज करते हैं? ये एक्चुअली उनका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा टॉपिक चूज करने का, लेकिन वो रैंडमली बोल देते हैं सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो यहां पर जो एनी फ्रैंक के टीचर हैं मिस्टर कैसिंग, वो ये वाला टॉपिक देते हैं क्वैक क्वैक। अब क्वैक क्वैक क्या है ध्यान रखना, ये क्वैक है, ये एक डक का साउंड है, ये डक का साउंड है क्वैक। तो एनी फ्रैंक कहती हैं कि मेरे टीचर ने मुझे ऐसा टॉपिक दिया जिस पर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता था, बड़ा रैंडम टॉपिक था। मीन्स जो टॉपिक था चैटर बॉक्स ही चल रहा था। देखो फर्स्ट में भी चैटर बॉक्स,
फर्स्ट में भी चैटर बॉक्स, सेकंड में भी चैटर बॉक्स, थर्ड में भी चैटर बॉक्स। यानी कहती हैं कि मेरी जो चैटर बॉक्स वाला टॉपिक था उसका जितना ज्ञान था सब खत्म हो चुका था, मेरा जो ब्रेन था बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था इस टॉपिक को लेकर के। लेकिन फिर भी इस रोज रोज की हैबिट से मैं तंग आ चुकी थी। मैं कुछ ऐसा लिखना चाह रही थी जिससे कि मिस्टर कैसिंग को मुझ पर ट्रस्ट हो जाए और फिर वो दोबारा कभी ना ये मुझे लिखने के लिए दें। तो वो क्या करती है, सोचती है इसको डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। क्या करती है, अपनी फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी, इसका नाम सैने था, ये दिया हुआ है सैने। माई फ्रेंड सैने हु इज गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। ओके, इसकी फ्रेंड थी सैने, ध्यान रखना। तो सैने ने क्या किया, एने की हेल्प की, किस लिए, ऐसे को लिखने में। किस फॉर्म में, पोएटिक फॉर्म में, वर्स फॉर्म में। वर्स का मतलब होता है पोएम। पोएटिक फॉर्म में उन्होंने इस स्टोरी को लिखा, इस टॉपिक को। स्टोरी क्या थी, स्टोरी में थी, इसमें एक फादर डक होता है, इसमें एक फादर डक होता है और एक मदर डक होती है। ये दिया हुआ है, एक मदर डक है, एक फादर स्वान है और 3 बेबी डकलिंग्स हैं। यानी ये जो कहानी है उसमें एक डक, फादर डक होता है, फादर स्वान होता है ना, और एक मदर डक होती है और उसके 3 डकलिंग्स होते हैं। डकलिंग्स बोलते हैं छोटे से बच्चे को, डकलिंग्स। तो ये होते हैं इस स्टोरी में। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो बच्चे थे ये बहुत क्वैक 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 करते थे। क्वैक क्वैक मैं बता चुका हूँ, साउंड होता है, बहुत क्वैक 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 करते थे। तो जो फादर स्वान होता है इनकी इस हैबिट से तंग आता है और क्या करता है, इनका बिल्कुल गला मसक देता है, मीन्स उनको मार देता है बिल्कुल। तो इसके बाद जब ये ऐसे लिखा जाता है, ये पोएटिक फॉर्म में लिखा था, तो जब मिस्टर कैसिंग को दिखाया जाता है, मिस्टर कैसिंग बड़े खुश होते हैं, मीन्स वो हंसते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली ये कमेंट था, ये जो स्टोरी इन्होंने लिखी थी ये कमेंट थी। कमेंट का मतलब क्या था, ये जो डकलिंग्स थे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे एने को, है ना, और ये जो स्वान था ये रिप्रेजेंट कर रहे थे मिस्टर केसिंग को। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो मिस्टर केसिंग इसको समझ नहीं पाते हैं और वो बड़े खुश होते हैं स्टोरी, केवल स्टोरी सुनकर खुश होते हैं। वो एने की स्टोरी अलग अलग क्लासेस में जाकर सुनाते हैं, सब बच्चों को सुनाते हैं, सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और बाद में फिर मिस्टर कैसिंग मान जाते हैं और फिर उसके बाद एने को कभी भी बात करने से रोकते नहीं है। लिखा हुआ है मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज। मिस्टर कैसिंग अपना नेचर बदल देते हैं, वो हंसी मजाक वाले बन जाते हैं और जो एने है, एने को भी अब फ्रीडम मिल जाती है बात करने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। पहले आप लोग बता चुके हैं कि ये एक लेसन है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उससे लिया गया है। ये नॉवेल है एक, ये फर्स्ट में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये एक नॉवेल है दैट इज कॉल्ड डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, इससे लिया गया ये। चलिए अब देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स सबसे पहले दिया हुआ है राइटिंग डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने। डायरी लिखना एने के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। ठीक है, सी राइट्स ओनली टू लाइटन द बर्डन ऑफ हर हार्ट। लाइट मतलब होता है लेस, कम करना, हल्का करना। वो केवल इसलिए लिखती थी ताकि उनका जो बर्डन है हार्ट का वो थोड़ा सा कम हो जाए ना। शी फील्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। वो मानती थी कि पेपर में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। शी वांट्स टू कीप अ डायरी एज शी डज नॉट हैव अ फ्रेंड। क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था। यहाँ फ्रेंड से मतलब समझ लो ट्रू फ्रेंड। ओके, फ्रेंड तो थे बहुत सारे लेकिन ट्रू फ्रेंड कोई नहीं था। तो वो डायरी इसलिए लिखना चाहती है क्योंकि उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। शी वॉन्ट्स द डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड एंड शी इज गोइंग टू कॉल हर फ्रेंड किटी। ये वर्ड ध्यान रखना, किटी वॉज द नेम ऑफ हर डायरी। ओके, उनकी डायरी का नाम था किटी। शी गॉट एजुकेशन इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, नीदरलैंड की कैपिटल है। नीदरलैंड में उन्होंने एजुकेशन अपनी की। सी स्टार्टेड राइटिंग डायरी फ्रॉम 20 जून 1942। डेट याद रखेंगे, 20 जून 1942 को स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। शी फील्स दैट ए क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्थलेस एंड डिजर्व टू बी कैप्ट। उन्हें लगता था कि लगभग एक चौथाई स्टूडेंट्स डिजर्व नहीं करते, उन्हें कैप्ट बैक। कैप्ट बैक का मतलब था फेल, उनको फेल हो जाना चाहिए था ना। मैथ्स टीचर मिस्टर कैसिंग इज एन ओल्ड फैशन टीचर। ठीक है, ही इज अनॉयड विद एनी एज शी टॉक्स टू मच इन द क्लास। बहुत बात करती थी इसलिए वो अनॉयड रहते थे। ही गिव्स हर एन एक्स्ट्रा होमवर्क। एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं किस पर, फर्स्ट टॉपिक होता है अ चैटर बॉक्स। सी राइट दैट शी हैड इनहेरिटेड द हैबिट ऑफ मेकिंग फ्रॉम हर मदर। इनहेरिटेड मतलब होता है किसी को विरासत में मिलना, अपने फादर से मदर से मिलना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिट। तो वो बताते हैं कि एने लिखती है उसमें कि ये इनहेरिटेंस है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये आदत नहीं जाने वाली है। इसके बाद मिस्टर कैसिंग एज ए गुड लाफ आर आर्ग्यूमेंट एंड गिव्स टू राइट अनदर ऐसे ऑन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। दिस वाज द सेकंड ऐसे। जो सेकंड ऐसे था वो इनकरेजेबल चैटर बॉक्स था। द थर्ड ऐसे मिस्टर कैसिंग गिव अस वाज क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये थर्ड ऐसे था। तो मिस्टर कैसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन एने बाय गिविंग सच एन ऐसे। मिस्टर कैसिंग तो एने का मजाक उड़ाने वाले थे। शी फिनिश द ऐसे
वर्स विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैने। वो क्या करना चाहती थी, एने ने अपने फ्रेंड सैने की हेल्प से उसको वर्स की फॉर्म में, पोएटिक फॉर्म में उसको फिनिश किया। मिस्टर कैसिंग रीड्स द पोएम एंड द मैसेज इन द राइट वे। मिस्टर कैसिंग ने उस पोएम को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा। आफ्टर दैट ही हैज अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास। के बाद वो एनी को अलाउ कर देते हैं कि वो क्लास में टॉकिंग कर सकती है। सो दिस वाज दीज आर द की पॉइंट्स। नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Look at the PDF. Here are some important questions from this chapter. The first question says, in what way did Annie's diary become the most widely read books? इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो सबसे पहली थी, जो एनी की डायरी थी, सबसे पहले जो लिखा गया इसकी डायरी, वो लिखी गई थी डच लैंग्वेज में। ध्यान रखना, डच लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड में डच ही चलती थी, डच लैंग्वेज में लिखी गई। इसके बाद इनके फादर ने इसको ट्रांसलेट कराया था। ठीक है, फादर ने इसको ट्रांसलेट कराया किसमें? इंग्लिश में। और इंग्लिश में ये ट्रांसलेट हुई द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से। उसके बाद ये फेमस हो गई। वाई डिड एनी फील लाइक राइटिंग? क्यों लिखना महसूस किया? क्योंकि उनको लगता था कोई उनका ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो फीलिंग शेयर कर सकें वगैरह वगैरह। एनी वॉज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। हाउ? एनी अकेली नहीं थी। क्यों? मैंने बताया था कि एनी के अराउंड शी सेज दैट आई हैड ऑलमोस्ट 30 पर्सन्स अराउंड मी हुम शी कुड कॉल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेशंस। लगभग 30 लोग उसके अराउंड हैं जिनको वो अपना फ्रेंड और रिलेशन बुला सकते, बट नन ऑफ देम इज ट्रू एंड लॉयल टू हर। कोई भी उनमें से इतना ट्रू या रॉयल नहीं है जिसको वो अपना ट्रू फ्रेंड बोल सके। Why did Annie think of having a true friend? क्यों ट्रू फ्रेंड? क्योंकि whatever inside her heart she wants to lighten it, she wants to unburden it, उसको हटाना चाहती है, उसको हल्का करना चाहती है, इसलिए उसको एक ट्रू फ्रेंड चाहिए। What did Annie tell about her father? क्या बताती है कि उसके फादर जो ऑटो फ्रैंक है वो बहुत अच्छे पर्सन है और उन्होंने 36 की एज पर उसकी मदर से शादी की। What did Annie tell about her father? तो हो गया। What shows Annie was deeply in love with grandmother? क्या दिखाता है? Because whenever her birthday, the same year when grandmother died, she did not celebrate her birthday, but the next year an extra candle was lit to honor, to respect grandmother. Okay? उस साल तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर एक नई कैंडल, एक अलग से एक्स्ट्रा कैंडल लगाई जाती है ग्रैंडमदर के लिए। Annie's entire class was quaking. Quack मतलब होता है शेक, है ना? अर्थक्वेक होता है, अर्थ का हिल जाना, तो शेक या वेविंग होता है। तो क्या हुआ था? पूरा क्लास क्यों हिल रहा था? पूरा क्लास इसलिए हिल रहा था क्योंकि ये क्या था? ये रिजल्ट अनाउंसिंग डे था। Why was Annie in tears when she left her Montessori school? अच्छा, एक इंसिडेंट छोटा सा छूट गया है। एनी जब छोटी थी तो जो मॉन्टेसरी स्कूल था वहां की जो टीचर थी उनसे एनी का बहुत अटैचमेंट हो गया था, तो जब एनी वो स्कूल छोड़ती है तो बहुत रोती हैं। Where did Annie stay before going to Holland? हॉलैंड जाने से पहले कहाँ रुकती हैं? तो एनी हॉलैंड जाने से पहले अपनी ग्रैंडमदर के पास रुकती हैं। वाई डिड एनी फील अलोन? एनी अकेला क्यों महसूस करती थी? हम बोल चुके हैं पीछे। हाउ डिड मिस्टर कैसिंग स्टॉप पनिशिंग हर? कैसे स्टॉप किया पनिश करना? भाई एनी ने अगेन एंड अगेन अलग अलग असाइनमेंट्स लिखे और हर असाइनमेंट में मिस्टर कैसिंग को सेटिस्फाइड कर दिया। वाई डिड एनी जंप विद जॉय? एनी खुशी से क्यों कूद पड़ी? एनी खुशी से इसलिए कूद पड़ी क्योंकि इस बार जो मिस्टर कैसिंग थे वो उसके ऐसे को पढ़कर खुश थे और उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन से देख लीजिएगा, और किसी को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी और मैंने इसमें ऐड कर दी है अपनी, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए, क्योंकि इस टाइप की पीडीएफ वगैरह जो है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। और इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जो आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको मैं क्लियर करता चाहूँगा। एंड आई होप मैं अपनी 99% कोशिश करूंगा कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए बिफोर एग्जाम। ओके, भले ही मुझे एक्स्ट्रा कुछ वीडियोस बनाने पड़े, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरा सिलेबस खत्म हो जाए बिफोर एग्जाम, ताकि आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकें। ये रैपिड रिवीजन है, तो रैपिड रिवीजन का मतलब होता है कि अगर आधा घंटे से कम आप क्या एक चैप्टर को देंगे, तो मिनिमम हाफ एन आवर आई थिंक यू शुड प्रोवाइड टू अ पर्टिकुलर चैप्टर टू गेट इट प्रिपेयर्ड फाइनली, है ना। एंड इसमें आपके कीवर्ड्स भी इंक्लूड हैं, की पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं, एंड ऑल्सो सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूड हैं। So all things are going well, and just you will have to do only one thing. You have to prepare well. You have to give at least half or 1 hour to English daily. Okay? Other subjects करते रहिएगा, लेकिन इंग्लिश को कम से कम एक या आधा घंटा जरूर दीजिएगा। And regarding these videos, go on and continue to watch me. Okay? Thank you for this. Thank you very much.